उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 गाइटन की ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन की मार्किंग करते हैं। स्टार्टिंग में उसने सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स का। इसे एक मतलब रीड कर लें तो इनफ है, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे अगर इस टेबल को भी आप कर लेते हो ना तो काफ़ी हो जाएगा, ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस टेबल में जिन चीज़ों में मैंने मार्किंग की हुई है ना, एक तो ये आपको आनी चाहिए, और इसके अलावा जो ये हाईलाइट किए हुए हैं ये थोड़े बहुत मतलब इनका कंसेप्ट होना चाहिए आपसे किसी MCQ या हवाई वगैरह में बहुत मुश्किल पूछा जाए, ख़ास तौर पर अगर आप NMU से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर ऐसा इस तरह कोई सवाल नहीं आया करते, लेकिन फिर भी अपने आप कह सकते हैं कि बैकअप के लिए आप इसे तैयार कर सकते हैं। जिनको मार्क किया हुआ है ये काफ़ी है। इसके अलावा द सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेबल। अच्छा, इसमें यहाँ पर इन लोगों ने बताया हुआ है कैरियर प्रोटीन्स का कंसेप्ट दिया हुआ है, और इसके अलावा जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं उनका कंसेप्ट दिया गया, उनमें दोनों में डिफरेंस बताया गया, और उसके थ्रू जितनी भी टाइप की डिफ्यूजन होती हैं वो बताई गई हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपने एक मतलब रीड कर लेना। ख़ास तौर पर ना ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से, ठीक है। आपने देख लेना यहाँ से स्टार्ट करके, और ये जो डायग्राम बने हुए ये भी इंपॉर्टेंट अगर आपने कंसेप्ट अपना बिल्डअप करना है कि डिफ्यूजन कितने टाइप्स की होती है और किस तरह से होती है। यहाँ तक आप इसे कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर डिफ्यूजन वर्सेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट से डेफिनेशन आनी चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जितना हाईलाइट किया है। इसके अलावा डिफ्यूजन यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है उसकी। हाँ, ये पॉइंट आपको बताना चाहिए कि जो डिफ्यूजन होती है ऑफ द आयंस वो सेम होती है द सस्पेंडेड पार्टिकल्स या जो भी लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आयंस की डिफ्यूजन है ना वो इसी मैनर में होती है, उसी तरीके से होती है जिस तरह जो दूसरे पार्टिकल होते हैं उनकी डिफ्यूजन होती है थ्रू द चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन्स जो भी है। डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपने दो टाइप्स की डिफ्यूजन यहाँ पर स्टडी करेंगे, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक सिंपल डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ना वो आगे जाके एक्सप्लेन करेगा, अब यहाँ पे उसने सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन का एक्सप्लेन किया हुआ है। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर उसने दो टाइप्स बता दी हैं आपको, एक तो थ्रू द इंटरस्टिशियल, तो थ्रू द बायलेयर जो आपकी लिपिड बायलेयर है उसके थ्रू, या फिर जो थ्रू द चैनल प्रोटीन्स है, अपने वाटरी चैनल्स भी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें उनके थ्रू हो सकती है सिंपल डिफ्यूजन। इसके बाद उसने बताया हुआ डिफ्यूजन और लिपिड, उसकी टाइप 1 पहले बताई हुई है उसने, ठीक है, और उसके बाद उसने जो यहाँ पे है उसकी टाइप 2 बता दी है, ठीक है। इसके बाद वैसे अगर इम्पोर्टेंस क्लास से देखा जाए तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता वैसे, अगर आप इसकी जो हेडिंग्स ही पढ़ लेना तो इनफ है, लेकिन फिर भी मैं इसे कहूँगा कि आप इसे एक मरतबा रीड कर लें, इससे एक मरतबा रीड कर लें, ठीक है, और इसको भी रीड कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसकी इस वजह से आ जाती है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे इसने थोड़ा बहुत चैनल प्रोटीन्स जो कि एक्वापोरिन्स वगैरह का जिक्र किया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं टूवर्ड्स, हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक गेटिंग है और इसके अलावा जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है, यहीं से बल्कि यहाँ से ना स्टार्टिंग में अगर आप रीड भी कर लें तो काफ़ी है। जो यहाँ पे सर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसने बताए हुए हैं, यहाँ पे आगे आके वो बता देता है कि जो आपकी सेलेक्टिव जो आपकी डिफ्यूजन होती है वो एक सेलेक्टिव भी हो सकती है, और इसके अलावा जो एक गेटिंग होती है उसके थ्रू भी हो सकती है। इन दोनों का एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे उसने सेलेक्टिव परमेबिलिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और मैं ना इसको यही नहीं कहूँगा कि आप इसे सिर्फ रीड करें, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है और इसका कंसेप्ट आपको होना चाहिए। रट्टा ना भी लगाएं, मैं ये कहता हूँ एक आइटम में आपने किसी भी चीज़ पर रट्टा नहीं लगाना होता, सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट या उस हेडिंग के अंदर जो कंसेप्ट होता है मैंने उस कोर कंसेप्ट को लेना होता है। और इसके अलावा यहाँ पे ना वो पोटेशियम चैनल्स वगैरह का भी जिक्र करेगा, सोडियम चैनल्स वगैरह का भी जिक्र करेगा, तो उसका कंसेप्ट आपको होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं गेटिंग और द प्रोटीन चैनल्स। गेटिंग ऑफ द प्रोटीन चैनल्स वंस अगेन इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे उसने टाइप्स ऑफ गेटिंग ही बताई हुई है, जिसमें हमारे पास एक तो वोल्टेज गेटिंग होती है और दूसरा यहाँ पर हार्मोन गेटिंग आप इसे कह सकते हैं, या फिर लाइगैंड गेटिंग कह सकते हैं, यानी कि एक हार्मोन या लाइगैंड आके अटैच होता है फिर कोई भी चैनल ओपन होता है। अगर आपने डिटेल से स्टडी करना तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी मार्किंग करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आना चाहिए। इसके अलावा ओपन वर्सेस क्लोज स्टेट को ना आप से अगर इससे रीड भी कर लो तो इनफ है, इसमें मैंने रीड लिखा हुआ है, इसमें से आपने कुछ नहीं करना है, अनइम्पोर्टेंट है बिल्कुल, ना ही आपसे इसमें से वैसे कुछ पूछा जाएगा। इसके अलावा मैंने जैसे बताया था पहले कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आगे बताया गया होगा, यहाँ तक सारा ना सिंपल डिफ्यूजन का चल रहा था, अब यहाँ से आके उसने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को स्टार्ट कर दिया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर
पहले बता रहे कि कैरियर प्रोटीन्स रिक्वायर होती हैं, यानी कि सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। इसमें बहुत सी ऐसी लाइन होगी जो कि न्यू होंगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगे MCQ के लिहाज से भी। और वैसे MCQ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता नहीं है, लेकिन चूंकि आपका सिलेबस थोड़ा है तो मुमकिन है कि वो आपको क्या देंगे भाई सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर डिफरेंस बताएं। सो उसका ना मैं आपको अलग से टेबल भेज दूँगा। फ़िलहाल आप इसको यहाँ से एक कोर कंसेप्ट ले लें और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हाईलाइट कर लें, ठीक है। इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ नेटवर्क और डिफ्यूजन, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंस इसलिए तरह से है कि सारा का सारा रट्टा तो नहीं लगाना ना। सो आपने क्या करना है कि एक तो ये जो हेडिंग्स दी गई हैं इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। तो मैं हेडिंग्स को सिर्फ इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। सो जिसकी हेडिंग्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अंदर सिर्फ जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं वही काफ़ी हैं। अगर आप उन्हें तैयार कर लेते तो एनफ है ये। अच्छा, यहाँ पे ना उसने बताया हुआ है कि भाई ये पहला पॉइंट ये है एंड सेकंड पॉइंट ये है और जो थर्ड फैक्टर है वो ये वाला है, ठीक है। इसने फैक्टर्स बताए हुए हैं, पहले आप उसने बताया कि फैक्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद उसने बताया कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उनको फिर एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फैक्टर्स के नेम्स इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो मैंने हाईलाइट किया वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा अगर आप रीड करना चाहते हो तो कर लो। मैं आपको यही कहूँगा कि आपने राइटिंग की कोई लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपने रीड ना की हुई हो। हाँ, अलबत्ता जो चीज़ें याद रखने की हैं उन्हें आप फर्स्ट टाइम रीड करके हाईलाइट कर लो एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप करोगे तो फिर आप जो चीज़ें हाईलाइट की हुई नहीं याद रखो, जो रीड की हुई चीज़ें उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो आपने हाईलाइट नहीं की हुई उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ऑस्मोसिस अक्रॉस सेमी मेम्ब्रेन, तो इसकी अंदर डेफिनेशन आपको चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा यहाँ पे ना बहुत सी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, जैसे मैंने लिखा हुआ आर आई का मतलब इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। सो अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं, अगर ये ना BLS वगैरह में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अगर आप वहाँ से देखना चाहते हो तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे उसने एक अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है, वैसे ना अगर आप वहाँ से रीड करना चाहो ना इसे तो रीड कर सकते हो, एक अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर ऑफ ऑस्मोटिक पार्टिकल्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली वो डिटरमिन कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ का प्रेशर ना के जो उसका साइज़ होता है वो डिटरमिन करता है। सो इसने यहाँ पे वही इसी चीज़ को बताया हुआ है। इसके बाद आती है ऑस्मोलैरिटी, तो डेफिनेशन चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए और कुछ भी नहीं। यहाँ पर डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। अगर समझ नहीं आ रहा ना तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लिया करो, मैं थोड़ा स्पीड में बता देता हूँ बिकॉज ताकि वीडियो लंबी ना हो। इसके अलावा रिलेशनशिप ऑफ ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बताया हुआ इसने सारा ना ऑस्मोल के वगैरह के है। इसके बाद रिलेशनशिप ऑस्मोलैरिटी टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ये उसने यहाँ पे प्रेशर इसको बताया हुआ है। और मैं से ये कहूँगा कि रीड कर लें, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, लेकिन SCQ में आपसे नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि कितने % उसका चेंज आता है। तो यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि वैसे तो नॉर्मली 5790 होना चाहिए, लेकिन आता है 5500 और इसका डिफरेंस उसने बता दिया किस वजह से ऐसा होता है कि सोडियम क्लोराइड आयंस आपस में जो होते हैं वो एट्रैक्टिबल होते हैं और सारा का सारा सोडियम और क्लोराइड आपस में डिसॉल्व नहीं हुआ होता है। इसलिए उसने बताया कि 0.9 टाइम्स द कैलकुलेटेड वैल्यू आती है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 0.9 टाइम्स द कैलकुलेटेड वैल्यू। इसके बाद एटम ऑस्मोलैरिटी, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हो तो ठीक है, नहीं तो खुद से बना लीजिए। इसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द मेम्ब्रेन्स। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्टिंग में तो आपको सिर्फ डेफिनेशन ही चाहिए यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट की हुई है। इसके बाद यहाँ से आगे ना इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ये आपको पूरा का पूरा SCQ दे देते हैं कि आपने टैबुलेट करना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। तो आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बताना होता है कि बच्चा जी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, फिर प्राइमरी के आगे कितनी टाइप्स हैं, सेकेंडरी आगे कितनी टाइप्स हैं, उन टाइप्स के आगे कितनी टाइप्स हैं, फिर उनके आगे एग्जाम्पल्स क्या हैं। सो कोशिश करें इसे टैबुलेटेड फॉर्म में लिख लें एक अलग से फ्लो चार्ट के ऊपर, एंड देन फिर जब भी आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करें तो वहीं से रिवाइज़ करें। ऑल्दो ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर ये तकरीबन सारा ही आपको आना चाहिए। ये देख लें मैंने जितना भी हाईलाइट किया हुआ है सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आखिर में ना इसने पॉइंट्स बताए हुए एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेलुलर मेम्ब्रेन। सो आपने क्या करना है कि इसके जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए ना बस ये तैयार कर लो, सो काफ़ी होगा। वैसे ही आपसे कहीं भी पूछा तो नहीं जाता, लेकिन जनरल सा कंसेप्ट दिया गया है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एक मतलब रीड कर लेना इसे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें, जो भी पॉइंट्स मैं बताता हूँ कि रीड करने हैं उन्हें आपने सिर्फ एक मतलब रीड करना, वो याद रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताता हूँ ना वो आपने लाजमी तैयार करने हैं और बहुत चांसेस है कि उसमें से आ सकते हैं। रीड करने के लिए मैं इस बार सिखा देता हूँ बिकॉज की यूनिवर्सिटी बन चुकी है और यूनिवर्सिटी आपको कहीं भी टीच करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सो इसलिए किसी भी चीज़ से आप कहते हैं कि एज अ बैकअप आप उसे तैयार रखें
ताकि कोई भी अनहोनी सिचुएशन आ जाती है तो आप उसके लिए तैयार हों, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।